साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर मूलचंद बोहरा वर्ण विचार भाग 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, विद्यार्थियों, विद्वानों, आप सबने मेरे वीडियो को देखा है। कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ साथियों ने कमेंट्स भी किया है और सब देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप इस श्रृंखला को देख रहे हैं और अपनी ओर से अपने कमेंट्स दे रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेरा कार्यक्रम है ये इसलिए तैयार किया गया है ताकि मैं अपने विद्यार्थियों से जुड़ सकूं, जिनसे मैं इस कोरोना काल की वजह से रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। मैं विद्वानों के सामने अपनी कुछ बात रख सकूं। मेरे जो साथी व्याख्याता है या शिक्षक है, उन सब के साथ 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 अपने विचार, अपने अनुभव साझा कर सकूं। साथियों, हम कल के वीडियो में वर्ण विचार पर बात कर रहे थे। उस समय हमने वर्ण और अक्षर के भेद को और उसकी समानता को स्पष्ट किया था। साथियों, हम जब हिंदी में वर्णों की बात करेंगे तो उसमें 2 प्रकार के वर्ण प्रयुक्त होते हैं, स्वर और व्यंजन। चूंकि हमारी हिंदी की जो आधार भाषा है संस्कृत है, तो इसलिए हमें स्वर और व्यंजनों की जो गणना करने के लिए, उनके रूप को समझने के लिए हमें संस्कृत की ओर लौटना पड़ता है। हमें संस्कृत की ओर जब लौटते हैं तो हमें पहले जो ध्वनि आती है वो है स्वर। हमने जब बात की थी वर्णमाला की, तो उस समय बात की थी कि जितनी भी ध्वनियां हैं उन सब ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और जो उनके लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं। तो वर्ण एक ध्वनि के लिए भी प्रयुक्त होता है और एक उसके लिखित रूप के लिए प्रयुक्त होता है। जितने भी हम वर्ण यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लो आ के लेकर के ये सारे 11 स्वर हो गए, या क से लेकर के सारे ये 33 व्यंजन हो गए, फिर 2 उत्सिप्त व्यंजन हो गए, फिर स्वयंतक्षर हो गए, और फिर विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया। तो जितने भी ये चिन्ह बनेंगे अक्षरों के, ध्वनियों के, उन सब चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। तो जब वर्णमाला की बात आती है तो जितने हमारे हिंदी में प्रयुक्त वर्ण होते हैं उन सब की गणना की जाती है। हम इस प्रकार की चर्चा भी करते हैं, विमर्श भी सुनने को मिलता है कि वर्ण कितने होते हैं। परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि वर्ण कितने होते हैं। कोई 50 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 48 बताता है। इस पर भी हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम जब पूरे स्वर और व्यंजनों को समझ लेंगे, सारी ध्वनियों को समझ लेंगे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि वास्तविक रूप से वर्ण कितने होते हैं। अब आप देखिए कि अब मेरे हिसाब से हमारे समक्ष अक्षर और वर्ण की जो उलझन थी, जो उधेड़बुन थी, वो स्पष्ट हो गई। अक्षर हम उसे कहेंगे जो ध्वनि उच्चरित होती है, और जैसे कोई ध्वनि उच्चरित होती है तो या तो वह स्वर होती है या व्यंजन के साथ स्वर मिला होता है, वह अक्षर है। और जब वर्ण की बात करते हैं तो हम एक ध्वनि को वर्ण कहते हैं और इसके लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं, और जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो भी वर्ण कहते हैं। और उसमें अब ये भी अब वर्ण है
और ये भी वर्ण है और दोनों मिलकर ऐसा लिखा जाता है तो भी वर्ण है। तो हम बात करेंगे वर्णमाला के शुरुआती चरण की। तो शुरुआत में आता है स्वर। मित्रों, स्वर है क्या? हमारी भाषा की बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी भाषा में शब्द में उसकी सारी विचार श्रृंखला, उसका सारा शास्त्र, उसकी सारी उद्भावना, उसका सारा का सारा जो बात हम कह सकते हैं वो सारी बातें उसके शब्द में सिमटी रहती है। अब स्वर का शाब्दिक अर्थ यही होता है स्व। स्व माना स्वयं, खुद। और रैम का अर्थ है यहां राजन्ते। राजन्ते का मतलब जो शासन करना। संस्कृत का शब्द है राजन्ते। संस्कृत में रूप चलता है राजते, राजेते, राजन्ते ऐसे। तो जो स्वयं अपना राज करे, जो खुद अपना शासन करे, खुद का राज पाठ हो, खुद का शासन हो, उसे कहते हैं स्वर। अब खुद का शासन कैसे होगा? ध्वनियों में भी खुद का क्या शासन होगा? तो यहां देखिए बहुत एक रहस्यमय बात है कि यहां राज का मतलब है स्वयं का उच्चारण होना, अर्थात किसी अन्य ध्वनियों पर निर्भर न होना। राजा किसी पे आश्रित थोड़ी होता है। राजा तो राजा होता है, उसने जो भी बात कही वही कानून है, जो भी न्याय किया वही न्याय है। तो राजा राजा ही होता है। तो वो जो किसी पर निर्भर ना हो, अर्थात वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना उच्चरित हो सकती है, वह ध्वनि स्वर कहलाती है। इसलिए मैंने कहा था कि इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा सन्निहित है। तो स्वर हम उसे कहेंगे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वयं हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, अर्थात जिनको उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों की मदद की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, इसमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। आ, इस प्रकार ये जितने स्वर हैं उन सभी स्वरों को किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बगैर बोला जा सकता है। दूसरी इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि इसका जब उच्चारण होता है तो हमारे जो मुख विवर है, मुख विवर कहते हैं, विवर को तब बिल बोलते हैं, जैसे चूहे का बिल होता है वैसे ही हमारा मुंह बिल के जैसे बना हुआ है। तो हमारा मुख विवर से हवा जब बाहर निकलती है तो कहीं पर भी वह हवा रुकती नहीं है। जैसे मैंने बोला ओ, मैंने बोला आ, मैंने बोला ऊ, तो अब हवा या उसको कहेंगे प्रश्वास भीतर से बाहर एक साथ निकल जाता है। कहीं पर भी उसमें रुकावट, बाधा या स्पीड ब्रेकर नहीं आता। जैसे सड़क समतल होती है ना, उस पर आप सीधा 5वां गियर चलाओ, लगाओ गाड़ी में और सीधी गाड़ी चलती है। तो वैसे ही शुरू से ही 5वां गियर लगा होता है स्वरों के उच्चारण में, कहीं पर भी ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इसकी एक परिभाषा ये बना सकते हैं कि स्वर वह सघोष ध्वनि है। सघोष, घोष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सघोष वह ध्वनि है, स्वर सघोष ध्वनि है जिनका उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकल जाती है। उन सभी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यह तो हुई
एक स्वर की परिभाषा और दूसरे स्वर की परिभाषा वह क्या हुई कि स्वर वह है या स्वर वे हैं जिनका उच्चारण अपने बलबूते किया जाता है, जो किन्हीं अन्य ध्वनियों के लिए उच्चारण पर आश्रित नहीं होते, वे स्वर हैं। अब हम या तो पहले एक साथ बात कर लें स्वर और व्यंजनों की, या पहले केवल हम स्वर की बात करें। तो मुझे लगता है कि हम एक बार पूरे डिटेलिंग के साथ स्वर पर बात कर लें और उसके पश्चात हम व्यंजन पर बात करेंगे। तो स्वर, स्वर वही बाहेश्वर सूत्र है, हमें स्वर वहीं से मिला है। आई उण री दृक ए ओंग आई औच हा या वाराट, उसी से पहले च तक जितने हैं वो सारे स्वर हैं। इसीलिए संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। इसका जिक्र हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको इसकी डिटेल सुननी हो तो आप मेरे रकार वाला वीडियो देख सकते हैं। अब आप जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर पहले 4 मूल स्वर हैं, ओ, ई, उ और री। कई पुस्तकों में आपको मिलेगा कि ये री स्वर नहीं है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो री की तरह हो गया। मेरा अनुभव बता देता हूँ कि ये 14 जनवरी 2003 की बात है। मैं आरपीसी गया हुआ था, तो मुझे शुरुआती प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्णमाला बोलिए। तो मैंने सहजता से अ आ ई उ और री बोलना भूल गया और सीधा आगे चला गया। तो वहां तक जब पहुंचा तो सारे स्वर हुए 10। तो वहाँ जो भाषा के एक्सपर्ट थे, मुझे पक्का पता नहीं है, शायद वो जोधपुर विश्वविद्यालय से आए थे। उन्होंने पूछा कि आप कुछ छोड़ रहे हैं। अब साथियों, मैंने उस समय जल्दी में छूट गया था, परंतु मैंने फिर बात को संभाल ली और मैंने कहा हाँ कुछ छूट रहा है। तो बोले क्या छूट रहा है? मैंने कहा सर री छूट रहा है। तो आपने क्यों छोड़ा? तो मैंने निवेदन किया कि मैंने सर इसका आज कल मानक उच्चारण नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ा है। तो इसका मतलब आप भाषा को बिगाड़ रहे हो। तो मैंने निवेदन किया हम भाषा को बिगाड़ नहीं रहे हैं। भाषा में जो व्याकरण होती है वो भाषा का अनुगमन करती है, न कि जो व्याकरण है वो जो भाषा है व्याकरण का अनुगमन करती है। एक प्रयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं बोला। फिर हालांकि इसका व्याकरण में प्रयोग किया जाता है, संधि करने के लिए इसको री की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको स्वर में रखा जाना चाहिए। परंतु मेरी तो वो गलती थी और मैंने उस गलती को एक अवसर की तरह लिया और पूरी हमारी डिटेल चर्चा हुई उस पर। तो वो मुझे एक प्रसंग याद आ गया, इसलिए मैंने यहाँ इसको बता दिया। अब देखिए आप, हमें इसको इसलिए स्वीकार करना पड़ता है कि जैसे ही हम संधि करेंगे तो महा आएगा और ऋषि लिखा आएगा। तो अब हम अगर हमने इसको स्वर नहीं लेंगे तो हम यहाँ महर्षि कर ही नहीं पाएंगे। वैसे जैसे यहाँ मातृ आएगा और यहाँ आएगा आज्ञा, तो हम इसकी ये संधि कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए चूंकि हमारी जो संधि प्रक्रिया है वो संस्कृत पर आधारित है, इसलिए हमें इस री को स्वर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और हम स्वीकार करते हैं। अब इन चारों को हम मूल स्वर कहते हैं।
ध्यान से सुनना, हम इन चारों को ही मूल स्वर कहते हैं। ओ, ई, उ और री। अब इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं वो भी थोड़ा सुन लीजिए कि ये चार जो हैं वो किन्हीं अन्य स्वरों की मदद के बिना बने हैं, ये किसी अन्य स्वर से जुड़कर नहीं बने, इसलिए हम इन्हें मूल स्वर कहते हैं। अब जो दूसरे जो स्वर आएंगे उनको हम संधि स्वर कहेंगे, क्योंकि वो अन्य स्वरों से जुड़कर बने हैं। जैसे ये आ, ई, उ, और इसका भी दीर्घ रूप होता है, परंतु ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। हिंदी में इस दीर्घ री से किसी शब्द की रचना नहीं होती, इसलिए इसको हिंदी के स्वरों में नहीं गिना जाता। तो ये चार मूल स्वर हो गए, ये फिर 3 संधि स्वर हो गए। इसके अलावा पीछे क्या रह गए? ए, आई, ओ और औ, ये 4 हो गए और संधि स्वर। तो संधि स्वर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो संधि स्वर हो गए 7 और मूल स्वर हो गए 4। तो इस प्रकार 4 और 7 कितने हुए स्वर? सारे स्वर हो गए 11। तो 11 स्वरों को ही हिंदी में स्वीकार किया गया है। और जब भी पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंदी में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, तो हमें परीक्षा में बेधड़क यही लिखना है कि 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब साथियों, हमने देखा कि ये मूल स्वर हुए 4 जो हमने पहले श्वेत पट पर उतारे थे। ये संधि स्वर हुए 7। इन संधि स्वरों को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं संयुक्त स्वर और एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर। जो आ, ई और उ, ये 3 है, ये है दीर्घ स्वर। और ए, आई, ओ, माफ कीजिएगा, औ, ओ, औ, ये 4 जो है ये है संयुक्त स्वर। आ, ई, उ दीर्घ स्वर है, ए, आई, ओ, औ इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए कोई पूछ रहे भाई इनको दीर्घ क्यों कहते हैं? हमने मूल कहते हैं जड़ को, तो ये तो चारों तो जड़ है जिनसे सारे स्वर बने हुए हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। अब इनको संधि, सारों को संधि स्वर इसलिए कहते हैं कि सभी स्वर किन्हीं किन्हीं स्वरों के मेल से बने, संधि हुई है, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। अब इनको दीर्घ क्यों कहते हैं? दीर्घ इसलिए कहते हैं कि ये ए का बड़ा रूप है, ये ई का बड़ा रूप है और यह उ का बड़ा रूप है। तो ये बड़ा रूप मतलब दीर्घ रूप है, गुरु रूप है, इसलिए इसको दीर्घ कहते हैं। अब पीछे रहे 4, ए, आई, ओ और औ। अब ये 4 जो स्वरों के रूप है वो इनके स्वरों के मिलने से बने हैं, जो संयुक्त हुए हैं। जैसे मान लो आ के साथ जब ई बना, ई लगा है तब ए बना है, तो मतलब इनका आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं।
और जो दीर्घ स्वर है वो ए, आ, ई, ऊ का बड़ा रूप है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में कुल मिलाकर हम 11 स्वरों का प्रयोग करते हैं, और ये जो स्वर है इन स्वरों को मूल स्वर, संधि स्वर, फिर संधि स्वर के दो भाग, एक संयुक्त स्वर और एक दीर्घ स्वर कहते हैं। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, इनमें संयुक्त स्वर कौन सा है। तो ये सीधा सीधा इसका कंसेप्ट है, पहले 4, फिर 3, फिर 4, ये 3 प्रकार का इसका विभाजन है। तो इस प्रकार हम स्वरों के जो प्रकार है, जो स्वरों की संख्या है, उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसमें परीक्षा में 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, ये पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, संधि स्वर कौन सा होता है, संयुक्त स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है। तो इन सभी प्रकार के सवालों के हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपको इस संबंध में और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने विचार किया है कि जो भी आप कमेंट्स देते हो उसको मैं वीडियो के आखिर में स्पष्ट कर दूं। एक हमारे विद्यार्थी ने ये लिखा है कि हिंदी में जो ज्ञ है, ज्ञान या विज्ञान को कैसे बोला जाएगा। तो इसमें मूल बात क्या है? मूल में ये ज्ञान और विज्ञान है, परंतु हिंदी में लंबे समय से इस जय को ज्ञ की तरह बोला जाता है। तो इसलिए अब आप जबरदस्ती ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलना है, विज्ञान को विज्ञान नहीं बोलना है। अब इसको आपको सहज जो बोल रहे हो वही बोलना है। मैंने केवल उसको स्पष्ट किया था कि ये मूल में क्या था, या परीक्षा में जब पूछ लिया जाता है तो आपको क्या बताना है, परंतु आपका उच्चारण क्या होगा वही होगा, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। केवल कोई परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये जो ज्ञ है इसका मूल क्या है, तब हम बता सकते हैं मूल में ये ज और ज्ञ है। इस प्रकार ये ज्ञ बना है, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ है। बहुत अच्छा लगा ये कमेंट्स मुझे जब मिला। इसी प्रकार आप कमेंट्स करते रहिए ताकि मैं उस कमेंट्स को अपने आगामी वीडियो में डालता रहूं और ये वीडियो और ज़्यादा कारगर बन सके और मैं कुछ आपके काम आ सकूं और हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का जो क्रम है और ज़्यादा निखर सके। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, कमेंट्स देने वालों का और मेरे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों का, विद्वानों का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।